हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। ये वीडियो सीरीज जीओए अकाउंट्स और ऑडिटर के स्टूडेंट्स के लिए है और साथ ही साथ ये कॉमर्स के +1, +2 और बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट चाहूँगा कि इस वीडियो से पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का एक और वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो इस वीडियो से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा। तो उसको देखना ज़रूरी है इससे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल पार्ट 2। ठीक है, तो आज हम अकाउंटिंग कन्वेंशन से स्टार्ट करेंगे या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या कंसेप्ट्स का जो सबको टोटल मिला के वो सारे आपके सामने होंगे वो होंगे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला जो आपके पास प्रिंसिपल या कंसेप्ट आता है वो है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इनिशियल प्रिंसिपल है आपके बिजनेस में। इस कंसेप्ट में बताया जाता है कि एक जो बिजनेस होता है, एक जो बिजनेस रहता है वो अपने ओनर से हमेशा अलग होता है। ठीक है, जब भी आप बिजनेस को शुरू करते हैं तो वहाँ पर एक एंटिटी क्रिएट होती है। देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है एंटिटी। ठीक है, इस एंटिटी का मीनिंग होता है जिसकी अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, देखिए हमेशा वर्ड्स की तरफ बहुत ध्यान दिया करें, क्योंकि वर्ड्स ही आपको हर एक चीज़ को डिस्क्रिप्शन या हर एक चीज़ को डिस्क्राइब करना सिखाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है देखो बिजनेस। ठीक है, बिजनेस का मतलब है कोई एक्टिविटी जो आपने की, जो आपको क्या करता है, प्रॉफिट्स देता है कमाकर। और यहाँ पे लिखा है एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है जिसकी अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। ठीक है, देखिए जब भी आप बिजनेस को क्रिएट करते हो तो वहाँ पर दो फिजिकल या फिर दो एंटिटीज़ क्रिएट हो जाती है। एक तो आपको पता है कि बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, उसको कहा जाता है। ठीक है, और एक आप होंगे जिसने वो चीज़ शुरू की होगी। ठीक है, मतलब कि उसका एक ओनर होगा और बिजनेस अलग होगा। ये दोनों ही सेपरेट होंगे हमेशा। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपको यही बताता है कि जब भी बिजनेस शुरू होगा तो वहाँ पे दो अलग अलग एंटिटी क्रिएट होगी, उसके ओनर की भी और बिजनेस की भी। ठीक है, देखिए इसी कंसेप्ट की वजह से जो बिजनेस होता है, सारी रिकॉर्डिंग या अकाउंटिंग की जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है वो हम बिजनेस के लिए रिकॉर्ड करते हैं और ओनर को अलग रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए आपको पता है कि हम यूज़ करते हैं कैपिटल वर्ड। ठीक है, कैपिटल, ये जो कैपिटल होती है वो क्या होती है कि ओनर ने बिजनेस को शुरू करने के लिए जो अमाउंट दिया होगा या कुछ दिया होगा शुरुआत में, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की होगी, उसे हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ही वो चीज़ को अलग अलग कर रहा है। ठीक है, कि एक इंसान था जिसने बिजनेस को क्रिएट किया, उस इंसान ने उस बिजनेस को कुछ दिया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, फिर बिजनेस अपना काम करता रहेगा। अब ये आर्टिफिशियल पर्सन बन चुका है, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, और ओनर का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि बाद में जब काम करने के बाद उसको मिलेगा वो है सिर्फ प्रॉफिट। ठीक, तो यहाँ पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपको यही एक्सप्लेन करता है कि जो बिजनेस का ओनर है और बिजनेस है, दोनों को हम हमेशा सेपरेट ट्रीट करेंगे। ठीक है, ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। देखिए मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल में आपके पास यहाँ पे वर्ड है मनी और मेजरमेंट। ठीक है, मतलब कि आपने अकाउंटिंग जब शुरू करनी है, रिकॉर्डिंग जब करोगे, तो आपने बस याद रखना है कि बिजनेस की उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं आइटम्स को कंसीडर करना है जिनकी मनी वैल्यू होती है। ठीक है, तो बस उन्हीं चीज़ों को आपने रिकॉर्ड करना है। कोई चीज़ जो इसकी मनी वैल्यू नहीं है उस चीज़ को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिंपल है इसका। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इम्पोर्टेड मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल एंड इम्पोर्टेड अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट अ company should recording only those transactions that can measure or expressed by the monetary term of financial statement। मतलब सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आपने अकाउंटिंग में इंक्लूड करना है, रिकॉर्डिंग में इंक्लूड करना है जिसको हम मनी की टर्म में लिख सकते हैं। देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। ठीक है, देखिए आपके पास है बिजनेस, जब आपने स्टार्ट किया आपके पास था कैश। ठीक है, कैश है आपके पास 1 लाख। ठीक है, अब कैश के साथ साथ आपके पास है उसमें मान लेते हैं कि कार है। ठीक है, आपके पास कोई ट्रक है। ठीक है, आपके पास लैंड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना कैश जो आपके पास 1 लाख है ना, ये मनी की फॉर्म में ऑलरेडी है। ठीक है, इसको तो आप लिख लोगे, बट यहाँ पे लिखा है कार। अगर मैं आपके पास सिर्फ लिख के देता हूँ कि कार है आपके पास, ठीक है, आपके पास लैंड है, ठीक है, आपके पास ट्रक है, ये सिर्फ सिर्फ मैंने आपको क्या किया, एक
क्वांटिटेटिव वैल्यू दे दी आपके पास, सॉरी क्वालिटेटिव, ऐसी कोई वैल्यू दे दी मैंने आपके पास, बस उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं डिफाइन की गई है कैश में कि कितनी है। कार कितने की है आपको नहीं बताया गया है, ट्रक कितने का है, लैंड कितने की है, आपको कुछ नहीं बताया गया है, बस डायरेक्ट बता दिया कि आपके पास कार है, ट्रक है, लैंड है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इन चीज़ों को एंटर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इनकी कैश वैल्यू या मनी की वैल्यू नहीं दी गई है ना। जब इनकी मनी की वैल्यू दी होगी, जैसे कि कार है 1 लाख रुपीज़ की, ठीक है, तो आप इंक्लूड करोगे एज अ एसेट कि हमारे पास कार क्या है 1 लाख रुपए की पड़ी हुई है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे इसको। ठीक है, तो साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते रहें। देखिए नोट्स के लिए थोड़ी मेहनत मैंने की है, आपके पास अच्छी अच्छी टर्म्स आपके लिए मैंने ढूंढ के आपके लिए लिख गई है, तो वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर नोट्स प्रिपेयर करें आपके अपने लिए। ठीक है, तो चलती है नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है आपका वो है अकाउंटिंग पीरियड। देखिए अकाउंटिंग पीरियड को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। एक इंटरवल होता है। देखिए आपको एक कंसेप्ट शुरुआत में आपने पढ़ा था कि गोइंग कंसर्न, कि बिजनेस जब भी बनता है वो लंबे समय के लिए बनता है। ठीक है, बट हम अभी बात कर रहे हैं अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है 1 साल का पीरियड, 1 ईयर ऑफ इंटरवल। ठीक है, 1 साल का। देखिए इस कंसेप्ट का, इस प्रिंसिपल का यूज़ इतना ही है कि अगर आपका बिजनेस लंबे समय के लिए चलेगा तो बीच में उसको रेगुलर चेकअप करना है, मतलब चेक करना है, प्रॉपर उसको चेक करना है कि एक बार उसमें कितना आपको प्रॉफिट हुआ, ये सब भी ज़रूरी होता है। तो उसी चीज़ के लिए, उसी मॉनिटर करने के लिए हर एक चीज़ को, तो अकाउंटिंग पीरियड का कंसेप्ट आया है। ठीक है, हम क्या करते हैं उस लाइफ को, जो हमारी बिजनेस की लाइफ है ना, गोइंग कंसर्न, जो उसकी बहुत लंबी लाइफ है, उसको इंटरवल्स में काट देते हैं, 1 ईयर के इंटरवल्स में, और इसी इंटरवल को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। तो मेनली हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड क्या रहता है, 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर की। ठीक है, तो यही हमारा क्या रहता है, अकाउंटिंग पीरियड। ओके, ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है आपके पास वो है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। देखिए ये भी बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है, यहाँ पे लिखा है फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, तो ये बताता है कि जो भी आप अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट्स या मटेरियल्स डालोगे या फिर कोई भी आइटम्स जो आप डाल रहे हो, तो उनकी हर एक डिटेल्स को आपने क्या करना है, आपने अपने ओनर्स को ज़रूर बताना है। ठीक है, मतलब जितनी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी जो ज़रूरी है आगे डिसीजन मेकिंग के लिए, उन हर एक चीज़ की आपको क्या करना है, मतलब डिस्क्लोज करना है हर एक चीज़ को। देखिए यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल डिफाइंड एज द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज टू डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज़ रेलिवेंट टू देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, बैलेंस शीट के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो उन सभी को अकाउंट्स में शो करना है, बस इसका यही मतलब है। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ हाइड नहीं करनी है जिससे डिसीजन मेकिंग इफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो दिस इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर एसेट्स, लाइबिलिटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। द पर्पज ऑफ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल इज टू ensure that the investor and the other user of financial statement have all the information they need to make informed decision। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है कि आपको बस डिसीजन मेकिंग करने के लिए इन्वेस्टर्स और दूसरी फाइनेंशियल बॉडीज़ को हेल्प करना है, यही अकाउंटिंग का मेन पर्पस रहता है। ठीक है, तो चलती है नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। तो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है आपका वो है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए ये भी फुल डिस्क्लोजर जो था उसमें बताया गया कि आपको हर एक चीज़ को डिटेल में बताना है, हर एक चीज़ को। ठीक है, मटेरियल में बताया गया है कि आपको बस उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करना है, वैसा नहीं आप कोई ऐसी चीज़ अकाउंटिंग में या अकाउंट्स में या फिर अकाउंट्स में डाल दो कि जिसकी कोई मतलब इरिलीवेंट डाटा है वो। ठीक है, आपने वो चीज़ को इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया। हर एक चीज़ का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी उसमें डालना शुरू कर दो। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है डिसीजन मेकिंग के लिए जो आपके ओनर्स को इफ़ेक्ट करेगा या आपके इंटरनल एम्प्लॉयज़ के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, आपने बस उन्हीं मटेरियल या अपने आइटम्स को इंक्लूड करना है अकाउंट्स में। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है मटेरियल प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग रेफर्स टू द कंसेप्ट that all the material items should be reported properly in financial statement। ठीक है, material items are considered as those items whose inclusion or exclusion result in significant change in the decision making। देखिए आपने मटेरियल उन चीज़ों को इंक्लूड करना है जिससे क्या हो, आपके डिसीजन मेकिंग इफेक्ट हो। ठीक है, जैसे आपने कुछ चीज़ डाला, ठीक है, आपने अकाउंट्स में कुछ ऐसी चीज़ डाल दी जिससे क्या होगी कि आपकी जो बहुत ही अच्छी होगी डिसीजन मेकिंग आगे। ठीक है, और या फिर कुछ चीज़ आपने हटाई और उससे आपकी क्या होगी, डिसीजन मेकिंग बहुत ही वर्स्ट होगी। देखिए यहाँ पे वो जो चीज़ थी ना जो आपने हटाई,
वो क्या कर रहा है, आपको इफेक्ट दे रहा है, एक सिग्निफिकेंट चेंज दे रहा है एफर्ट से, ठीक है। तो ये क्या थी, वो मटेरियल है, मतलब इमेटीरियल नहीं है, वो क्या है, मटेरियल है। अच्छा है अकाउंटिंग के लिए वो अच्छा मटेरियल जो आपको मतलब अपने होने का एहसास करवा रहा है। जैसे आपको बताया जाता है कि नमक का एग्जांपल लेते हैं, अगर खाने में नमक ना हो आपको पता चल जाता है, देखिए ठीक है। ऐसे नमक की उतनी वैल्यू कोई करता नहीं है, बट अगर खाने में नमक ना हो तो बोलते हैं कि हाँ भाई नमक नहीं है, नमक नहीं है, ठीक है। बस यही अकाउंटिंग में भी ऐसी वो चीज़ें आपने हमेशा यूज़ करनी है या इंक्लूड रखनी है जिसका होने से उसमें फ़र्क हो और ना होने से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क हो, ठीक है। बस यही है इसमें मटेरियल टी कंसेप्ट। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो आपके पास है प्रूडेंस, ठीक है। प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ठीक है। देखिए कंजर्वेटिज्म आपने सुना होगा, ठीक है। हम कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि जब हम खुद को थोड़ा सा किसी चीज़ की तरफ लिमिट लेके चलते हैं, हम खुद को थोड़ा समेटना शुरू करते हैं, ठीक है। हम अपने आप को क्या करते हैं उस चीज़ से थोड़ा सा मतलब परहेज टाइप ही करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए प्रूडेंस का मतलब होता है बुद्धिमानी, मान लेते हैं इसका मतलब, ठीक है। प्रूडेंस का मतलब है बुद्धिमानी, ठीक है। जब भी आप बिज़नेस शुरू करोगे तो आपने याद रखना इस कंसेप्ट को, इस प्रिंसिपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया जाता है कि बिज़नेस को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को देखकर आपको आगे चीज़ें या डिसीजन मेकिंग्स नहीं करनी है, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान देना है आगे आने वाले लॉसेस की तरफ। देखिए यहाँ पे एक फ्रेज दिया जाता है बिजनेस में, डो नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। हमेशा प्रॉफिट्स की तरफ नहीं भागना है, ठीक है, बट जो फ्यूचर में आने वाले लॉसेस है उनको ज़रूर कंसीडर करना है, ये इसका मतलब है, ठीक है। प्रूडेंस में आपको बताया जाता है प्रॉफिट्स के ज़्यादा आपको लॉस की तरफ ध्यान देना है, उनको ढूंढो आगे क्या को आगे क्या लॉस हो सकता है, आगे जाके आपको क्या प्रॉफिट होगा उसके ऊपर उतना ध्यान मत दो, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये भी है कि आपको लालची नहीं बनना है कि आपको प्रॉफिट की तरफ ही भागते रहो, लेकिन मोटिव रहता है प्रॉफिट का भी। बिजनेस का मोटिव ही है कि प्रॉफिट की तरफ भागना है, ठीक है। बट प्रॉफिट भी आपको तभी होगा जब आपको लॉस पता होगा, हाँ भाई ये लॉस है यहाँ पर इतना, ठीक है। ऐसा ना हो आपको 2 रुपये का प्रॉफिट हो और 1000 रुपये का लॉस हो जाए, उस चीज़ से भी आपका बिजनेस को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो हमेशा जो लॉस है पहले उनको कंसिडर करो प्रॉफिट से। बस आपको प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म में यही बताया जाता है, ठीक है। तो कंजर्व आपको क्या कर रहा है, वो खुद को थोड़ा सा कंजर्व कर रहा है ना, खुद को कंजर्व कर रहे हो प्रिंसिपल के थ्रू, ठीक है। तो देखिए इससे क्या होता है आपके पास, इससे क्या होता है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक और वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू मिलती है आपको किसकी, एसेट्स की, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आपको मिलता है, ठीक। और यहाँ पर आपको क्या बनाना पड़ता है, प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं आपको, डेप्रिसिएशंस निकालने लगानी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका एक ड्रॉबैक भी है, इसका एक ड्रॉबैक है कि लोग क्या करते हैं बिजनेस में सीक्रेट रिजर्व बनाते हैं लॉस को, लॉस के नाम पे कि हाँ भाई फ्यूचर में ये वाला लॉस था तो इसके लिए हमने पहले से क्या किया, रिजर्व बना के रखा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला प्रिंसिपल भी क्लियर होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल जिसका नाम है कॉस्ट प्रिंसिपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है। तो कॉस्ट प्रिंसिपल को ही हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी कहते हैं, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। कॉस्ट प्रिंसिपल को और किस नाम से जाना जाता है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट लाइन में, नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट एन एसेट मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द ओरिजिनल परचेज प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मतलब कि हमें एक एसेट, ठीक है, उसको जो आपने ख़रीदा है तो उसको हमेशा क्या करना है कि उसके ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड करना है, उस एमआरपी पे उतना ध्यान नहीं देना है। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल वैल्यू, ठीक है, रिटेल प्राइस, ठीक है, उसके ऊपर आपने उतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। वो तो होता ही है उसका प्राइस, बस उसके साथ साथ हमें और भी कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है एक एसेट को लाते हुए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है, देखो आपने एक मशीन खरीदी, ठीक है, जिसकी कीमत कितनी थी एमआरपी, तो 2 लाख की थी, ठीक है। अब उसका जो परचेज प्राइस है वो है 1,40,000, ठीक। आपने उसको जब खरीदा उसको कितने में खरीदा, 1,40,000 में, हो सकता है डिस्काउंट वगैरह आपको मिल गया हो, ठीक है। तो 1,40,000 में आपने उसको खरीदा, ठीक है। देखिए ये टोटल कॉस्ट, और यहाँ पर ना शुरुआत में जो दी गई है वो टोटल कॉस्ट है दी हुई, ठीक है। तो ये टोटल कॉस्ट कैसे बनी है वो बताया जा रहा है कि आपने एक परचेज प्राइस मतलब एक मशीन का जो प्राइस था वो था 1,40,000, ठीक है। अब उस 1,40,000 पे क्या किया आपने, उसको मशीन है देखो, अब आप पीठ पे धो के तो उसको ला नहीं सकते हैं, या पीठ पे उठा के उसको लाओगे नहीं, ठीक है, उसको कैरी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी,
तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमने इंक्लूड कर दी कि 1 लाख लग गई है, ठीक है। फिर उसके बाद है इंस्टॉलेशन चार्ज, फिर उसको मशीन को वहाँ पे इंस्टॉल करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए भी 2 लाख लग गया। फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन चार्ज, उसके बाद हो सकता है उसमें और भी चीज़ें आपने चेंजेस करवाए हुए। देखो यहाँ पे आप हर स्टेज पे कुछ ना कुछ उसमें उस चीज़ को अच्छे से या मतलब नॉर्मल अपने एज अ यूज़ करने से पहले आप उसमें काफ़ी चीज़ें काफ़ी कॉस्ट इनकर कर रहे हो, ठीक है। तो हमेशा जब भी बुक्स में रिकॉर्ड करना है तो आपने इन सब को सम करना है, ठीक है। तो उसके बाद जाके आपको क्या मिलता है, टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन। और इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, अकाउंट्स में शो करते हैं। हम सिर्फ एमआरपी वैल्यू को शो नहीं करते हैं, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। कॉस्ट प्रिंसिपल देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखा है, द कॉस्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टेट दैट ऑल एक्विजिशन ऑफ आइटम एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे एसेट्स और आइटम नीडेड फॉर एक्सपेंडिंग शुड बी रिकॉर्डेड एंड रिटेन्ड इन बुक्स एट कॉस्ट, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो आपके पास प्रिंसिपल है वो है मैचिंग प्रिंसिपल। देखिए इसको ध्यान से समझना। देखिए मैचिंग का मतलब है कि कुछ ना कुछ यहाँ मैच हो रहा है, ठीक है। बस आपने वो ध्यान रखना है कि मैच क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैच किया जाता है वो किया जाता है रेवेन्यू और एक्सपेंस। हमेशा ध्यान रखना, मैचिंग में हमेशा मैच किया जाता है बट किया जाता है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पर इसको आपने कंसीडर नहीं करना है कि आपने डिफरेंट ईयर्स को आपस में मैच करना स्टार्ट कर दिया है, ये इसमें नहीं होता है, ठीक है। इसमें हम मैच करते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। देखिए यहाँ पे लिखा फर्स्ट लाइन में, दिस प्रिंसिपल अलाउज फॉर रियल टाइम एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस। मतलब आपको एक्सपेंसेस का और रेवेन्यूज़ का क्या है, रियल टाइम मतलब करंटली क्या उसका वैल्यू चली है वो आपको पता चल रही है, ठीक है। यूजिंग दिस प्रिंसिपल विल शो जस्ट हाउ वेल द बिजनेस हैज़ डन फाइनेंशियली एंड हाउ इफेक्टिव इट वॉज, ठीक है। एक यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर ये वाली लिखी हुई है, ठीक है। आप साथ साथ में नोट बनाते रहें। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एक्सपेंसेस शुड बी मैच टू द रेवेन्यू ऑफ द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पीरियड। मतलब कि अगर आपने कोई रेवेन्यू या आपने कोई इनकम जनरेट की है, एग्जांपल के लिए, चलो एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ठीक है। आपने कोई सेल की, ठीक है, आपने सेल की, ठीक है, वो सेल किया आपने अगस्त में, ठीक है। अब अगस्त में आपने सेल की, अब उसकी जो इनकम आपको मिलेगी थोड़े टाइम बाद, एक मतलब 2 और 3 मंथ्स के बाद मिली, ठीक है। मतलब आपको दिसंबर में जाके मिल गई, ठीक है, दिसंबर में जाके आपको पेमेंट मिली है। बट आपकी जो सेल थी वो कहाँ है, अगस्त में है, इसकी पेमेंट कहाँ है, दिसंबर में। देखो एक्रूअल अकाउंटिंग में आपको यही चीज़ बताई जाती है कि जब भी आपकी सेल हुई होगी आपने वहीं पे रिकॉर्ड करना है। आपका जो अमाउंट का रिसीविंग या पेमेंट होता है वो फ्यूचर में भी हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है कि मनी कब आ रही है आपके पास, उस चीज़ को इग्नोर करना है। बट ट्रीटमेंट आपने वहीं करना है कि जहाँ पर जिस मंथ में वो चीज़ हुई थी, ठीक है। तो मतलब अगस्त में ही आप उसकी एंट्री करोगे। देखिए जब आप इसको अगस्त में एंट्री करोगे यहाँ पे ना, यहाँ पे जो मैचिंग बताता है वो आपको बताता है कि इस जो रेवेन्यू होगा, मतलब जो सेल आपकी हो रही है वो अगस्त की अगर हो रही है तो वहाँ पर आपके अगस्त के एक्सपेंसेस भी होंगे, ठीक है। उसी अगस्त में क्या हुए होंगे, कुछ खर्चे भी हुए होंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि उन खर्चों को आपने आगे जाके कहीं पे किया हो, ठीक है। आपने फ्यूचर में पे किया हो, अगस्त में नहीं तो सितंबर में कर दिया हो या दिसंबर में किया हो, तो ठीक है, उनकी पेमेंट आपको मैटर नहीं करेगी। कैश का इनफ्लो आउटफ्लो वो फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है, हम उधारी की ट्रांजैक्शंस करते हैं। बट जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होता है इन आइटम्स का वो उसी मंथ में होता है जहाँ पर वो चीज़ हुई होती है। तो अगस्त की अगर सेल हुई है तो हम जब भी प्रॉफिट निकालेंगे ना, तो अगस्त की सेल और एक्सपेंसेस को दोनों को इंक्लूड करके निकालना है, ठीक है। आई होप कि वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो यहाँ पे इस प्रिंसिपल में बताया जा रहा है कि आपने जब भी रेवेन्यू को या प्रॉफिट को बताना है किसी मंथ का, तो ध्यान रखना है कि वहाँ पर जितना भी आपकी इनकम आ रही है तो हमेशा उसी मंथ की वहीं पे उसी पीरियड की क्या करनी है, एक्सपेंसेस को भी लेस करना है, ठीक है। हमेशा एक्सपेंसेस को वहीं पे लेस करना है। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके लिए। अ, देखिए आपने जो सेल की, ठीक है, वो 12 मंथ की लिए आपने सेल, और 12 मंथ की जो सेल थी आपकी वो है 2 लाख रुपए, ठीक है। 12 मंथ की सेल कितनी है, 2 लाख रुपए। अब देखिए इस पे जो खर्चे आ रहे हैं वो है 10 महीने के, और 10 महीने के खर्चे कितने हैं आपके पास, 10,000 है एक महीने का, तो हो गए 10 के हिसाब से 1 लाख रुपीज़, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके पास एक्सपेंस ये कितने हैं, ये क्या है आपकी इनकम्स, और ये क्या है आपकी एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये एक्सपेंसेस है, ये वाले एक्सपेंसेस है,
और ये है आपकी इनकम्स। ठीक, तो इनकम आपकी 2 लाख है और यहाँ पर एक्सपेंसेस आपके 1 लाख है। बट ये जो एक्सपेंसेस है वो सिर्फ कितने मंथ्स के हैं, वो है आपके सिर्फ और सिर्फ 10 मंथ के, और ये है आपके 12 मंथ के रेवेन्यू। देखिए इनकी जो रिकॉर्डिंग है वो अभी ठीक नहीं है वो, ठीक है, याद रखना ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमने इनकम इंक्लूड की 12 मंथ्स की, और यहाँ एक्सपेंसेस इंक्लूड कर रहे हैं ओनली 10 मंथ के। अब यहाँ पर जो 2 मंथ हमने छोड़े हैं ना, इनकी भी आपको रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, तो 2 मंथ के आपकी जो और आगे आने वाले हैं इनको हम आउटस्टैंडिंग कहेंगे। ठीक है, तो इनको जो हम रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे करना पड़ेगा, या फिर जब हम एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो पूरा ही करना है। अगर आप 12 मंथ की इनकम ले रहे हैं तो आपको 12 मंथ के ही एक्सपेंसेस लेने पड़ेंगे। ठीक है, चाहे हुए नहीं हो तो हम क्या करेंगे, इनको पहले ही बताएंगे कि हाँ भाई ये होने वाले हैं, क्योंकि चलो मान लेते हैं इसको हम ये हमारे रेंट का खर्चा, रेंट तो देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 मंथ के ले लेंगे तो प्रॉपर, मतलब 2 मंथ के और ऐड कर लेंगे तो 1,20,000 एक्सपेंस हो गया हमारा। ठीक है, और इनको माइनस करके आएगा तो 80,000 का हमारा प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट में यही होता है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रिंसिपल आपके पास है ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। देखिए ड्यूअलिटी प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन करता है डुअल इफेक्ट्स ऑफ अकाउंट, मतलब कि डेबिट और क्रेडिट। मतलब कोई चीज़ अगर आपके पास आ रही है तो कोई ना कोई चीज़ आपके अकाउंट से जाएगी भी। सिंपल डबल इफेक्ट, कोई ना कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो कोई ना कोई चीज़ डिक्रीज़ भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है दिस कंसेप्ट एक्सप्लेन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस कंसेप्ट एक्सप्लेन दैट इफ़ समथिंग इज़ गिवन समथिंग विल रिसीव इट। ठीक है, अगर कोई कुछ चीज़ आपको कोई दे रहा है तो कोई ना कोई लेने वाला भी होगा। दिस कैन बी एक्सप्लेन एज वेन एवर ट्रांजेक्शन ऑकर दिस इज़ अ टू साइडेड इफेक्ट, वन इज़ क्रेडिट एंड अदर इज़ डेबिट फॉर द सिमिलर अमाउंट। ठीक है, अगर आप 10,000 से आप कोई एसेट खरीद रहे हो, ठीक है, आपने कंप्यूटर खरीदा है एग्जांपल के लिए, ठीक है, आपने कंप्यूटर खरीदा है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, आपके पास कंप्यूटर आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे अकाउंट्स में। देखिए कंप्यूटर अब ऐसे तो आया नहीं होगा, वो उधारी से भी आ सकता है और कैश से भी आया। मान लेते हैं हम यहाँ पे कैश दिया आपने, तो जब कैश की रिकॉर्डिंग होगी तो कैश क्या होगा, हमारा क्रेडिट होगा। सिंपल, देखिए यहाँ पर डेबिट भी हुआ और क्रेडिट भी हुआ, इसको बोलते हैं हम टू साइड इफेक्ट या डुअलिटी इफेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है कि मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस विद 5 लाख एज अ प्राइमरी इन्वेस्टमेंट, दिस इन्वेस्टमेंट डन बाय मोहन विल हैव टू फॉलोइंग इफेक्ट। ठीक है, इसे इफेक्ट क्या बना कि इट विल इंक्रीज द एसेट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, आपको पता है कि एसेट बढ़ जाएगा कि एक कैश लाया है तो 5 लाख रुपया आ गया आपके पास, और इससे सेकंड जो बनेगा वो है कैपिटल बढ़ रही है आपकी, इन्वेस्टमेंट जो अपने बिजनेस में लाई गई है आपके ओनर के द्वारा। ठीक है, तो डेबिट में मिल गया और क्रेडिट में मिल गया आपको यहाँ पर। ठीक है, तो डुअलिटी में आई थिंक आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और ये डुअलिटी कंसेप्ट आपको कौन बताता है, तो इसके लिए आपके सामने एक वो क्या कहते हैं हम उसको, अकाउंटिंग, इसको कहते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यही है वो डुअलिटी कंसेप्ट के लिए चेक करने के लिए। ठीक है, हमेशा एक चीज़ आपको अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घटेगी भी, या दोनों साथ साथ में भी बढ़ सकती है। ठीक है, मतलब बढ़ेगा तो दोनों इफेक्ट जो होगा वो दोनों साइड होगा, एसेट में भी होगा और लायबिलिटी और कैपिटल साइड भी होगा, यही इसका मतलब है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू का मतलब पता है आपको कि एक टाइम पीरियड में जितनी टोटल सेल की गई होती है उसको, उससे जो अमाउंट आपको रिटर्न मिलता है उसको कहते हैं हम रेवेन्यू। ठीक है, रिकॉग्निशन होता है पहचानना। ठीक, तो इस कंसेप्ट में यहाँ लिखा है द प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट द बिजनेस रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन इट अर्न एक्रुअल अकाउंटिंग। ठीक है, एक्रुअल अकाउंटिंग में बताया था कि आपको अगर कोई सेल हुई है या कोई रेवेन्यू आपको मिल रहा है वो है अगस्त महीने का। ठीक है, रेवेन्यू जो आया आपको वो है अगस्त का। ठीक है, तो हम जो अकाउंट्स में उसकी ट्रीटमेंट लेंगे अगस्त में ही है, अगस्त मंथ में ही लेंगे। ठीक है, इसका जो अगर मान लो कि पैसा इसको 2-3 महीने बाद मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि आप दिसंबर में जाकर इसकी एंट्री करो, नहीं, इसकी जो एंट्री होगी जब सेल हुई थी ना उसी वक्त होंगे। ठीक है, यही है इसमें। तो रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू एंड रिसिप्ट ऑफ एन अमाउंट आर टू सेपरेट एस्पेक्ट। ठीक है, दोनों क्या है, अलग अलग है। अगर आपको अमाउंट मिलेगा वो लेट भी हो सकता है, ठीक है, बट जो आपकी ट्रीटमेंट होगी वो करंटली उसी टाइम पीरियड में आपने क्या करना है, करनी है अकाउंट्स में। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पे लिया हुआ है कि आपने क्या किया है, गुड्स सेल की कितने की
फरवरी 2020 में आपने गुड्स सेल की है, ठीक है। उसका जो अमाउंट मिला है आपको अप्रैल में जाके मिला है, ठीक है। तो रेवेन्यू ऑफ सेल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन, तो कौन से मंथ में आप करेंगे? तो कमेंट में आप इसका आंसर ज़रूर दें कि फेब में करना है या फिर अप्रैल में करनी है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ही क्लोज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको सभी के सभी कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे और इसी तरह आप मेरे साथ बने रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।